नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज कांग्रेस में राहुल गांधी के नेतृत्व में नई सियासत का पन्ना खुला है। जी हां, जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, तो साथ ही गुजरात से निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी भी वैचारिक रूप से कांग्रेस के साथ जुड़ गए। लेकिन इन दोनों के कांग्रेस के खेमे में आने से पार्टी को कौन सा फायदा होने वाला है? क्यों कांग्रेस ने कन्हैया और जिग्नेश पर इतना बड़ा दांव खेला है, देखिए। क्या कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होंगे कन्हैया और जिग्नेश? मैं कांग्रेस पार्टी इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं कि हमको लगता है, और सिर्फ हमको नहीं लगता है, इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को ये लगने लगा है कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। भगत सिंह की जयंती पर कांग्रेस ज्वाइन करने का मतलब क्या है? मुझे ये महसूस होता है कि इस देश में कुछ लोग, वो सिर्फ लोग नहीं हैं, वो एक सोच है। कांग्रेस से जुड़ते ही मोदी और बीजेपी पर बरस पड़े कन्हैया कुमार। हमारे गांव में एक गाना आता था, गांधी जी के भजन करे गांधी के हत्यारा। कितना अजीब लगता होगा आपको, देखिएगा वो फोटो। क्यों राहुल गांधी ने कन्हैया और जिग्नेश पर बड़ा दांव खेला है? कि आप अपने दुश्मन का चुनाव कीजिए, अपने विपक्ष का चुनाव कीजिए, दोस्त अपने आप बन जाएंगे। क्या कांग्रेस के हाथ को सत्ता की पावर दिलाएंगे कन्हैया और जिग्नेश? देश खतरे में है। पार्टियां तो बनती रहेंगी, पार्टियों की कोई कमी है क्या? कांग्रेस के मंच से कन्हैया कुमार का सरकार पर भाषणवार। अगर सियासत सही होगी तो गलत लोग जो सत्ता पे काबिज है ना। शहीद आजम भगत सिंह की जयंती के मौके पर कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी ने कांग्रेस से अपना हाथ जोड़ लिया। पहले तो इन दोनों नेताओं के साथ राहुल गांधी ने मीटिंग की और उसके बाद पार्टी ज्वाइन करवाई। कन्हैया कुमार ने जैसे ही कांग्रेस का अंग वस्त्र पहना, वो मोदी सरकार पर बरस पड़े। कन्हैया तो कन्हैया, जिग्नेश ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोला। यहीं से इन दोनों नेताओं की नीति और राजनीति समझ में आ गई। कन्हैया कुमार ने कांग्रेस से जुड़ने का मतलब बताया, तो जिग्नेश ने विपक्ष को मजबूत बनाने का फॉर्मूला सुझाया। शहीद आजम भगत सिंह की मूर्ति के सामने राहुल गांधी, हार्दिक पटेल, कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी ने एकता की मुट्ठी बांधकर ये दिखाया कि अब कांग्रेस का हाथ 3 युवाओं की ताकत के साथ मजबूत हो रहा है। ये तो पहले से ही तय था कि कांग्रेस में कन्हैया की ज्वाइनिंग होगी तो कन्हैया कुमार कड़क बोलेंगे। के मूल्य निहित हैं, और जब भगत सिंह कहते हैं कि आप व्यक्ति को कुचल सकते हैं, विचारों को नहीं। आप बम और पिस्तौल से कभी इनकलाब नहीं ला सकते हैं। उस साहस की जरूरत है हमको। मुझे नहीं लगता है, मेरे बहुत सारे राजनीतिक दोस्तों को यह लगता है। मुझे लगता है कि यह देश 47 से पहले वाली स्थिति में चली गई है, लेकिन जिनको लड़ना है उनके पॉलिटिकल इमेजिनेशन में आज भी हर कोई अपना अपना शोरूम बचाने के चक्कर में है। रे भाई, मॉल में आग लग गया है, दुकान बचाओगे? 28 सितंबर को कन्हैया कुमार लेफ्ट से नाता तोड़कर कांग्रेस से जुड़ेंगे, इसका ऐलान हो चुका था। कांग्रेस को गुजरात के निर्दलीय विधायक और दलित नेता जिग्नेश मेवाणी का भी साथ मिलेगा, इसका भी डंका बज चुका था। और वक्त आया, कांग्रेस के मंच पर रणदीप सुरजेवाला ने लाल कुर्ते में तैयार कन्हैया कुमार और नीले कुर्ते में जिग्नेश मेवाणी का नया परिचय करवाया। हमारे इन साथियों को ये लगा कि ये आवाज तब और बुलंद हो पाएगी जब ये आवाज कांग्रेस और राहुल गांधी जी की आवाज में मिलकर 1 और 1 11 की आवाज बन जाएगी। पहले दोनों नेताओं को कांग्रेस पार्टी का अंग वस्त्र पहनाया गया, फिर पार्टी की तरफ से बधाई का गुलदस्ता सौंपा गया, इस उम्मीद से कि कांग्रेस से कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी जुड़ेंगे तो उम्मीदों के नए गुल खिलेंगे। पहले तो कन्हैया और जिग्नेश ने पार्टी की बधाइयां स्वीकार की, लेकिन जैसे ही कन्हैया कुमार के चेहरे पर लगा मास्क उतरा, उन्होंने सत्ता पक्ष पर ताबड़तोड़ हमलों की तोप सी चला दी। जो गोडसे को भगवान मानते हैं,
वो भाषण दे रहे हैं अमेरिका में जाकर के गांधी के ऊपर। हमारे गांव में एक गाना आता था, गांधी जी के भजन करे गांधी के हत्यारा। कितना अजीब लगता होगा आपको। देखिएगा वो फोटो जो हमारे देश के प्रधानमंत्री गांधी पे माल्यार्पण करते हैं। जीवन भर शाखाओं में कसम लिए होंगे कि गोडसे के सपनों का देश बनाएंगे और गांधी पे माला चढ़ा रहे हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ही नहीं, कन्हैया कुमार ने संघ परिवार पर भी वार किया। वो क्या परिवार जो परिवार छोड़कर परिवार बनाना पड़े? वो परिवार जो आपको परिवार छोड़ने के लिए नहीं कहता है, कहता है कि अपने परिवार में रहिए। अरे महात्मा गांधी कस्तूरबा गांधी को लेकर के अंग्रेजों से लड़ गए, बताइए इनको अपना घर छोड़ना पड़ा। कोई जरूरी है क्या? घर परिवार के साथ रहना है। कन्हैया कुमार के टारगेट पर सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी ही थे। कन्हैया कुमार ने यह भी बताया कि उन्होंने कांग्रेस क्यों ज्वाइन की है, इसका मतलब क्या है, कांग्रेस में उनको कौन सी खूबी नजर आई। तो मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगा। जितना सवाल आप पूछना चाहते हैं पूछिएगा, बारी बारी से पूछिएगा, सारे सवालों का जवाब दूंगा। बस एक सवाल का जवाब जो मुझे लगता है कि आप सबके मन में होगा कि आप कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन की है, उस सवाल का जवाब देकर के मैं हमारे जो अध्यक्ष हैं उनकी तरफ मुखातिब होऊंगा, माइक उनको समर्पित करूंगा। मैं कांग्रेस पार्टी इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं कि मुझे यह महसूस होता है कि इस देश में कुछ लोग, वो सिर्फ लोग नहीं हैं, वो एक सोच है। तो हमने ये चुनाव किया है, हम इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, सबसे लोकतांत्रिक पार्टी, मैं जोर दे करके बोल रहा हूं लोकतांत्रिक पार्टी, ताकि आप लोग परिवारवाद पे सवाल जरूर कीजिएगा। लोकतांत्रिक पार्टी में हम इसलिए शामिल होना चाहते हैं कि हमको लगता है, और सिर्फ हमको नहीं लगता है, इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को यह लगने लगा है कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। कन्हैया कुमार ने उस बात का भी जवाब दिया कि विपक्ष क्यों कमजोर हो गया है, और ये भी बताया कि देश को बचाना है तो कांग्रेस पार्टी को भी बचाना जरूरी है। और जो लोग कह रहे हैं विपक्ष कमजोर हो गया है, यह सिर्फ विपक्ष के लिए चिंता की बात नहीं है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, कोई शास्त्र, कोई किताब उठा करके देख लीजिए। जब विपक्ष कमजोर हो जाता है, सत्ता तानाशाही रुख अख्तियार कर लेती है। एक तरफ कन्हैया कुमार ने मोदी सरकार पर तोप तानी हुई थी, दूसरी तरफ जिग्नेश मेवाणी ने भी सरकार पर तगड़ा प्रहार किया। उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। साथियों, जो कहानी गुजरात से शुरू हुई, उस कहानी ने पिछले 6-7 साल में इस मुल्क में क्या उत्पात मचाया है, वो अब आपके हमारे सबके सामने है। एज अ नेशन, एक राष्ट्र के तौर पर हम एक अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व क्राइसिस से गुजर रहे हैं। ऐसा संकट इस मुल्क ने पहले कभी नहीं देखा। हमारे संविधान पर हमला है, दिल्ली की सड़कों पर संविधान की कॉपी को जलाया जाता है, हमारे आइडिया ऑफ इंडिया पर हमला है, हमारे देश के लोकतंत्र के ऊपर हमला है। आज भाई भाई एक दूसरे का दुश्मन बन जाए, उतना जहर, नफरत एक सोची समझी साजिश के तहत दिल्ली और नागपुर साथ में मिलकर फैला रहे हैं। गुजरात में दलित पॉलिटिक्स करने वाले जिग्नेश मेवाणी ने भी मोदी के नई संसद के औचक निरीक्षण पर भी जोरदार हमला बोला। माननीय प्रधानमंत्री जब अमेरिका से वापस आते हैं तो भाई विस्टा का काम ठीक ठाक चल रहा है ना, नई पार्लियामेंट का, वो देखने के लिए जाते हैं, किसान को मिलने के लिए नहीं जाते। हम आपको बता दें कि जिग्नेश मेवाणी अभी औपचारिक तौर पर कांग्रेस में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि वो वैचारिक तौर पर कांग्रेस के साथ जुड़ चुके हैं और 2022 में गुजरात चुनाव में कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे और कांग्रेस के ही टिकट पर चुनाव भी लड़ेंगे। एक टेक्निकल कारण के चलते मैं फॉर्मली पार्टी इसलिए ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक निर्दलीय विधायक हूं। इफ आई ज्वाइन अ पार्टी आई मे नॉट कंटिन्यू एज एन एमएलए। मेरी पार्टी के सीनियर लीडर से बात हुई, मेरे मतक्षेत्र के साथियों से बात हुई, अपने आप से बात हुई, राहुल जी से बात हुई,
तो मुझे लगा कि मैं इस विचार के साथ हूं ना, ये सबसे प्रमुख बात है। कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को पार्टी में शामिल करके और जिग्नेश को पार्टी के मंच पर बैठाकर ये बताया कि ये उसका एक बड़ा प्रयोग है और दोनों का कड़क अंदाज और तीखा वार सरकार पर भारी पड़ेगा। 3000 किलो का ड्रग्स 15-20 लाख बेरोजगार युवा को नशे की चुंगाल में फंसाने के लिए अदानी के एयरपोर्ट पर उतर रहा है। आज जब महंगाई और बेरोजगारी उसके चरम सीमा पर है, तब गुजरात और देश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के बजाय ये फांसीवादी ताकतें चाहती है कि रोजगार तो ना मिले, उनको नशे के हवाले में झोंक दिया जाए। राहुल गांधी ने शहीद भगत सिंह की जयंती पर कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी को साथ लाकर राजनीति का नया चैप्टर शुरू किया है। अब आगे आगे देखते हैं होता है क्या। दिल्ली में मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। कांग्रेस कर रही है तैयारी। 2024 की तैयारियों के साथ बिहार और गुजरात पर भी फोकस कर रही है और इसीलिए कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी को कांग्रेस अपने साथ लाई है। अब आपको बता दें कि कांग्रेस का हाथ थामने के बाद हार्दिक पटेल को गुजरात अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने अहम जिम्मेदारी सौंपी थी। वहीं अब दोनों को भी बड़ी जिम्मेदारी मिलने की अटकलें हैं। उधर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया है। दिल्ली की सड़कों पर कन्हैया के पोस्टर लग गए, जिसमें टुकड़े टुकड़े गैंग का मुद्दा उठने लगा है। हम इसमें कमेंट नहीं करना चाहते हैं, मगर यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि टुकड़े टुकड़े गैंग और कांग्रेस पार्टी दोनों का विलय हो रहा है। आज कोई साधारण दिन नहीं है, आज सर्जिकल स्ट्राइक का एनिवर्सरी है। तो एक तरफ वो ताकतें हैं हिंदुस्तान में, चाहे हिंदुस्तान की वर्तमान सरकार, चाहे इंडिया की जाबाज आर्मी हो, जिनका एक ही मकसद है हिंदुस्तान को बचाना, हिंदुस्तान की एकता को, अक्षुण्णता को बचा के रखना। और दूसरी तरफ वो ताकतें हैं जिनको हम टुकड़े टुकड़े गैंग कहते हैं, जिन्होंने ये स्लोगन्स दिया था, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। आज भारत तेरे टुकड़े वालों को कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी में शामिल कर रही है। अफजल को जो अपना गुरु मानते हैं, उनको अपने पार्टी में शामिल कर रही है। जो देश के लोगों को न्याय दिलाने की बात करता है, उसके नेतृत्व में रहकर कांग्रेस पार्टी को मजबूती को देखते हुए आने वाले दिनों में हमें पूरे देश में ये काम करना है। और मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से मानता हूँ कि जिग्नेश भाई हो, कन्हैया भाई, ये सब लोग, हम सब पुराने दोस्त थे, हम सब ने साथ मिलकर नौजवानों की आवाज उठाई है, किसानों की आवाज उठाई है। तो आने वाले दिनों में एक जगह रहकर पूरे देश के लिए एक मजबूती बने, पूरे देश के लिए एक मजबूती से आवाज बने, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को अपने साथ जोड़ तो लिया और कन्हैया कुमार जिस अंदाज और अटैक के लिए जाने जाते हैं वो भी उन्होंने बीजेपी और मोदी पर बोल दिया। लेकिन सवाल यह है कि कन्हैया कुमार का अतीत कांग्रेस को कामयाबी दिला पाएगा, क्योंकि कन्हैया कुमार बिहार के बेगूसराय से लोकसभा चुनाव हार चुके हैं। अपनी विचारधारा से लेफ्ट के तारनहार कहे जाने वाले कन्हैया कुमार अब कांग्रेस में सियासत का कौन सा दांव आजमाएंगे। सवाल यह भी है कि राहुल गांधी ने कन्हैया में सियासत का कौन सा गुण देख लिया। फरवरी 2016 को जेएनयू परिसर में हुई देश विरोधी नारेबाजी के मामले में तत्कालीन जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष कन्हैया कुमार को पूरे देश में एक जाना पहचाना नाम और चर्चित चेहरा बना दिया। इसमें उनका जेल जाना और जमानत पर बाहर आने के बाद जेएनयू परिसर में सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देते हुए उनके जबरदस्त जोशीले भाषण का बड़ा हाथ रहा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, स्टालिन और खुर्शेव की बात कर रहे थे। मेरी इच्छा हुई कि मैं टीवी में घुस जाऊं और उनका सूट पकड़कर कहूं, मोदी जी थोड़ी हिटलर की भी बात कर दी। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के 3 मार्च 2016 की रात को कन्हैया जेल से रिहा हुए और सीधे जेएनयू कैंपस पहुंचे,
जहां सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स उनका इंतजार कर रहे थे। रात करीब 10:30 बजे कन्हैया ने भाषण देना शुरू किया। सभी टीवी न्यूज चैनल्स पर उसे लाइव दिखाया गया। करीब 50 मिनट के भाषण में कन्हैया ने बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ जमकर हमला बोला, सीधे पीएम मोदी को निशाने पर लिया। मुझे कोई संपत्ति नहीं है किसी राजनीतिक पार्टी से, क्योंकि मेरी अपनी एक विचारधारा है। लेकिन जो लोग खड़ा हो रहे हैं उनको भी देशद्रोही कहा जा रहा है। सीताराम येचुरी को भी मेरे साथ देशद्रोह के केस में डाल दिया, राहुल गांधी को मेरे साथ देशद्रोह के केस में डाल दिया, डी राजा को देशद्रोह के केस में डाल दिया। कन्हैया के भाषण से साफ था कि वो स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स से राष्ट्रीय राजनीति में एंट्री के लिए तैयार है। उन्होंने रूपकों के सहारे बहुजन आंदोलन और लेफ्ट की एकता की पैरोकारी की। और मैं जेल के अनुभव से कहना चाहता हूँ कि मुझे जेल में 2 बाउल मिला, एक का कलर कटोरी, एक का कलर ब्लू था और दूसरे का कलर लाल था। कटोरी को देखकर बार बार ये सोच रहा था कि मुझे डेस्टिनी पे तो कोई भरोसा नहीं है, भगवान को भी नहीं जानते हैं, लेकिन कुछ अच्छा इस देश में होने वाला है कि एक साथ लाल और ब्लू कटोरी है, एक प्लेट। अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं ने कन्हैया के भाषण की शान में कसीदे पढ़ने में देरी नहीं लगाई और वो वामपंथी रुझान वाले बुद्धिजीवियों के भी आंख का तारा बन गए। कन्हैया को इस रूप में पेश किया जाने लगा कि नरेंद्र मोदी से सीधे 2-2 हाथ करने में सक्षम एक युवा नेता मिल गया है, जो अपने भाषणों से लोगों में नया जोश भर देता है। उनमें एक ऐसे नेता का अक्स भी देखे जाने लगा जो बदहाल लेफ्ट के लिए तारणहार साबित होगा। कन्हैया तब मोदी विरोधी राजनीति के केंद्र बनकर उभरे थे। टीवी चैनल्स में उन्हें हाथों हाथ लिया जाने लगा। सीपीआई ने उन्हें देश भर में पार्टी काडरों में जोश भरने के अभियान पर लगा दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में सीपीआई ने उन्हें उनके गृह जिले बेगूसराय से मैदान में उतारा। मुकाबला केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से था, जो पिछली बार नवादा सीट से जीते थे। बेगूसराय लोकसभा सीट पर भूमिहार वोटर्स निर्णायक भूमिका निभाते आए हैं। कन्हैया भी इन्हीं समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। सीपीआई को उम्मीद थी कि कन्हैया बदौलत वो बेगूसराय में इस बार लाल परचम लहरा देंगे। अब मंदिर में गए गिरिराज जी, अब मंदिर में खड़ा होकर के नारा लगा रहे हैं, उन पे कोई मुकदमा नहीं हो रहा है। किसी को कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन देश भैंस नहीं है, देश देश है। और देश को जैसे ये चलाना चाहते हैं, इनको सीना ठोक के कहते हैं कि तुम्हारी ये गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। लेकिन जब नतीजे आए तो कन्हैया 1-2 लाख नहीं बल्कि 4 लाख से भी ज्यादा अंतर से चुनाव हार गए और जीत का सेहरा बंधा गिरिराज सिंह के सिर पर। सांत्वना पुरस्कार की तरह ये बात रही कि वो दूसरे नंबर पर रहे। हालांकि नतीजों से इस सितारे की चमक धुंधली जरूर पड़ी। सीपीआई में ना तो उनका चुनाव से पहले वाला रुतबा रहा और न ही राष्ट्रीय स्तर पर पहले जैसी चर्चा। कभी अंबेडकर और लेफ्ट मूवमेंट की एकता की पैरवी करने वाले कन्हैया कुमार आज लाल कटोरे को ही फेंक चुके हैं। वो भले ही अपने घर में पहले चुनावी इम्तिहान में बुरी तरह फेल हो गई, लेकिन कांग्रेस को उनमें उम्मीद की किरण दिख रही है। बिहार में अस्तित्व के संकट से जूझ रही कांग्रेस को कन्हैया में वहां अपना भविष्य दिख रहा है। आज तक ब्यूरो। कन्हैया कुमार का पॉलिटिकल करियर जेएनयू और जेल जाने से शुरू होता है। कन्हैया कुमार के साथ विवादों का पूरा लेखा जोखा है, चाहे वो जेएनयू में दिए गए भाषण हो या फिर राजनीति में आने के बाद के उनके बयान। अब हम आपको कन्हैया कुमार का पूरा बायोडेटा जरा दिखाते हैं, उनके परिवार से लेकर उनके विवादों की फहरिस्त तक। जहां कन्हैया कुमार का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले के एक गांव में हुआ। ये गांव तेघरा विधानसभा क्षेत्र में आता है, जहां सीपीआई को काफी समर्थन दिया जाता है। कन्हैया कुमार के पिता जयशंकर सिंह को पैरालिसिस है और वो काफी सालों से बिस्तर पर रहते हैं। कन्हैया कुमार की माता मीना देवी एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, वहीं उनके बड़े भाई प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। अपने स्कूल दिनों में कन्हैया अभिनय में रुचि रखते थे। इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य थे। 2002 में कन्हैया ने पटना के कॉलेज ऑफ कॉमर्स में दाखिला लिया, जहां से उनके छात्र राजनीति की शुरुआत हुई। पटना में पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद कन्हैया ने जेएनयू में अफ्रीकन स्टडीज के लिए पीएचडी के लिए एडमिशन ले लिया। कन्हैया कुमार 2015 में
जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। 9 फरवरी 2016 को जेएनयू में अफजल गुरु को फांसी के खिलाफ एक छात्र रैली में राष्ट्र विरोधी नारे लगाने के आरोप में देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। कन्हैया कुमार की अगुवाई में भारत तेरे टुकड़े होंगे और अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है के नारे लगाने के आरोप लगे थे। कन्हैया कुमार ने भारतीय सेना के खिलाफ 8 मार्च 2016 को दिल्ली में विवाद बयान दिया था। कन्हैया ने कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा था कि कश्मीर में सेना महिलाओं से बलात्कार करती है। 4 फरवरी 2020 को कन्हैया ने विवादित ट्वीट किया था जिसमें आरएसएस पर हमला बोला गया था। उन्होंने आरएसएस को धर्म का धंधा करने वाला बताया था। कन्हैया कुमार पर पटना एम्स के जूनियर डॉक्टर्स ने दुर्व्यवहार के भी आरोप लगाए थे। कन्हैया एआईएसएफ के बिहार प्रदेश के सचिव सुशील कुमार को एम्स में देखने गए थे। सुशील एम्स के ट्रॉमा इमरजेंसी वार्ड में भर्ती थे। स्पेशल रिपोर्ट में बात एक आईएएस के घर धर्मांतरण के आरोप की। आज सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारे में एक वायरल वीडियो की पूरी दिन चर्चा होती रही। चर्चा की वजह वीडियो में नजर आ रहे एक आईएएस अफसर है, वही आईएएस जो मजहबी प्रवचन देते हुए दिखाई दे रहे हैं, वही आईएएस जिसकी मौजूदगी में धर्मांतरण की तकरीर हो रही है। आरोप तो यहां तक है कि आईएएस ने अपने सरकारी मकान को धर्म परिवर्तन की पाठशाला में बदल दिया था। आज हम आईएएस के घर धर्म परिवर्तन के वायरल वीडियो की पड़ताल करेंगे। आखिर वायरल वीडियो का सच क्या है? बताओ पूरे दुनिया के इंसानों या एक मुल्क के कुल इंसानों, अफसर के मजहबी टेप का सच क्या है? ऐलान करो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐलान करो, बताओ पूरे दुनिया के इंसानों या यूपी में आईएएस के धर्म परिवर्तन की तकरीरें। कल मेरी बेटी की इसको भी लोग देखने के बढ़ने के बाद ये भी ऐसी चलेगी। इसी वक्त मेरे दिल में आया कि इस्लाम से अच्छा कोई भी नहीं है, मुझे कबूल कर देना चाहिए। क्या वायरल वीडियो में फंस गए इफ्तिखारुद्दीन? ओहदा आईएएस का, काम मजहबी प्रचार का। कैसे होगा करना चाहिए, एक कोई काम करना चाहिए, नहीं करेंगे तो अल्लाह जरूर पकड़ेगा। क्या है धर्मांतरण रैकेट का आईएएस कनेक्शन? कुछ साल 3-4 साल पहले का वो वीडियो बताया जा रहा है जो सरकारी आवास का है, जिसमें वो एक धर्म विशेष को प्रमोट करते हुए नजर आ रहा है। और वीडियो लीक होने की टाइमिंग पर सवाल। यूपी में चुनावी साल, आईएएस के वीडियो पर बवाल। जो सरकार अपने अधिकारियों का ही पता नहीं रख पा रही हो कि वो लोग क्या कर रहे हैं, ऐसी निकम्मी सरकार से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का कानून है तो कानून की पालन कराने की जिम्मेदारी सरकार की होती है। ये उत्तर प्रदेश की सरकार कानून की जिम्मेदारी से क्यों भागती है? आज उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के चेयरमैन इफ्तिखारुद्दीन का वीडियो वायरल है। वो आईएएस अफसर हैं, लेकिन वीडियो में धार्मिक तकरीरें देते हुए नजर आ रहे लोग हैं। सवाल यही है कि क्या कोई आईएएस किसी मौलाना की तरह तकरीर कर सकता है? सवाल बड़ा है क्योंकि सरकारी ओहदों पर बैठने वाले बड़े बड़े अफसरों को संविधान की शपथ दिलाई जाती है। अफसरों का सबसे बड़ा धर्म संविधान का पालन करना होता है। नाम इफ्तिखारुद्दीन, ओहदा आईएएस, तैनाती चेयरमैन यूपी एसआरटीसी। इसी वायरल वीडियो के उत्तर प्रदेश के सीनियर आईएएस इफ्तिखारुद्दीन का नाम जुड़ने से सियासी बवाल मच गया। आपको बता दें कि वायरल वीडियो को लेकर 3 बड़े दावे किए गए हैं। वायरल वीडियो पर दावा नंबर 1, आईएएस इफ्तिखारुद्दीन ने मजहबी तकरीर दी। वायरल वीडियो पर दावा नंबर 2, सरकारी घर पर धर्मांतरण का पाठ पढ़ाया गया। वायरल वीडियो पर दावा नंबर 3, अफसर के घर नफरती तकरीरें कराई गईं।
हम आगे बढ़े उससे पहले वायरल वीडियो से जुड़े 2 किरदारों से आपका तारुफ करा देते हैं। पहले किरदार हैं IAS मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन, वहीं दूसरे किरदार हैं शिकायत दर्ज कराने वाले भूपेश अवस्थी, जो मठ एवं मंदिर समन्वय समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आरोप के मुताबिक कुर्सी पर मजहबी तकरीर देने वाला शख्स कोई मौलाना या मुफ्ती नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के चेयरमैन मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन है। आरोप के मुताबिक जहां पर ये मजहबी मजलिस जमी है वो IAS इफ्तिखारुद्दीन का सरकारी आवास है। आपको वीडियो में कई लोग दिख रहे हैं जो तकरीर को सुन रहे हैं। ये वीडियो कब का है, किसने शूट किया, आज तक इसकी पुष्टि नहीं करता। सबसे पहले सुनिए वायरल वीडियो में ऐसा क्या है जिसने उत्तर प्रदेश का सियासी माहौल गर्म कर दिया। ऐलान करो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐलान करो, बताओ पूरे दुनिया के इंसानों या नास, एक कुल के कुल इंसानों, नास इंसान का बहुवचन, इंसान का जमा है ना, इंसान के माने एक इंसान, और जब नास लफ्ज इस्तेमाल होता है इस्तेमाल में, इसके माने कुल के कुल इंसान, total mankind. Tell the mankind that, O mankind, I am the Rasul of Allah, to you all in total, Jamia in total, not a single happiness. मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन पर आरोप है कि उन्होंने शपथ संविधान की खाई, लेकिन खुद मजहबी प्रचार में जुटे हुए हैं। न पद की गरिमा का ख्याल रखा और न ही संविधान का। अब आपको वायरल वीडियो के आगे का एक और हिस्सा सुनाते हैं। जो इस उम्मत में, जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलता है, चाहिए उसको दावत भी करता है, फर्ज इस काम को करे, उनके मिशन को आगे बढ़ाए। उन्होंने जजीरे नुमा अरब के खत्ते पर अल्लाह का किंगडम कायम कर दिया। अल्लाह का किंगडम, अल्लाह की बादशाह है ना, अल्लाह के हाथ में है। ये वायरल वीडियो तब का बताया जा रहा है जब इफ्तिखारुद्दीन कानपुर में कमिश्नर के पद पर तैनात थे। आरोप के मुताबिक उसी दौरान सरकारी आवास पर ऐसे धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ करता था। धार्मिक प्रोग्राम में मजहब की बात होती थी, धर्म परिवर्तन का खेल खेला जाता था। हर कच्चे पर पक्के, अरे अल्लाह का दीन दाखिल होना है, अल्लाह का निजाम दाखिल होना है। तो कैसे होगा? यहाँ इतने इंसान बैठे इनको ये काम करना चाहिए, इनको ये काम करना चाहिए। नहीं करेंगे तो अल्लाह इनको जरूर पकड़ेगा, है ना, इनको जरूर पकड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ने अपनी किताब की बात। इस धार्मिक आयोजन के अगले हिस्से में जिस किस्म की तकरीर हुई है वो आपत्तिजनक है, विवादित है, दो धर्मों के बीच नफरत पैदा करने वाली है। सुनिए IAS की मौजूदगी में एक मौलाना कैसे धर्म परिवर्तन का पाठ पढ़ा रहा है। अभी पिछले दिनों पंजाब के भाई ने इस्लाम कबूल किया तो मैंने उनको दावत नहीं दी, उन्होंने इस्लाम कबूल किया। मैंने कहा कि इस्लाम कबूल करने के लिए क्या चीज दरिया बनी? तो उन्होंने कहा मेरी बहन की मौत। उसका बहन की मौत दरिया बनी इस्लाम कबूल करने के लिए? बोले जी बताइए। कहने लगे जब उसको जला रहे थे तो वो कपड़ा जब जल गया तो पहना हो गया। सब लोग देख रहे थे, मुझे बहुत शर्म आई, मैं वहां से निकल गया। मेरे बहन ने मालूम में डाला कि आज तो मेरी बहन को लोग देख रहे हैं, कल मेरी बेटी की इसको भी लोग देखेंगे, मरने के बाद ये भी ऐसी चलेगी। इसी वक्त मेरे दिल में आया कि इस्लाम से अच्छा कोई दिल नहीं है, मुझे कबूल कर देना चाहिए। हमने आरोपों पर IAS इफ्तिखारुद्दीन का पक्ष जानने के लिए संपर्क करने की कोशिश की, हालांकि वो घर पर नहीं मिले। 3-4 साल पहले का वो वीडियो बताया जा रहा है जो सरकारी आवास का है, जिसमें वो एक धर्म विशेष को प्रमोट करते हुए नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर हिंदू धर्म के ऊपर भी उस वीडियो में दुष्प्रचार करा जा रहा है, जैसा कि वो सुन रहे हैं। हालांकि आज तक इस पूरे वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, पर वायरल वीडियो के बेस पर सरकार की तरफ से कहा गया है कि इस पूरे मामले में जांच होगी। वायरल वीडियो को लेकर योगी सरकार ने SIT का गठन कर दिया है। अगले 7 दिनों में SIT की टीम वायरल वीडियो पर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, यानी जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। समर्थ श्रीवास्तव के साथ आशीष मिश्रा, लखनऊ, आज तक।
आईएएस अफसर के घर धर्मांतरण के वायरल वीडियो को लेकर उत्तर प्रदेश में सियासी रोटियां सेकने का खेल शुरू हो गया। बीजेपी आईएएस के खिलाफ जांच के बाद एक्शन की बात कर रही है तो विपक्ष टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। क्या धर्मांतरण है चुनावी दांव? पहले मुस्लिम धर्म गुरु की गिरफ्तारी, आधे घंटे में उसे इस्लाम के बारे में क्या जान लिया होगा। अब एक आईएएस का मजहबी वीडियो। यूपी में धर्मांतरण पर सियासी रण। तो 2022 में धर्मांतरण एक बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, धर्मांतरण रैकेट से जुड़े खुलासे को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन के वायरल वीडियो को लेकर योगी सरकार और विपक्ष आमने सामने है। मंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार के एक आईएएस हैं जिनका जो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के चेयरमैन भी हैं, उनका नाम है इफ्तिखारुद्दीन। उनके सामने वो एक जगह मौजूद है जहां पे उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो धर्म परिवर्तन करता है हम उसकी दावत देते हैं। ऐसा उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस तरीके से आईएएस नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो उसको गंभीर। उत्तर प्रदेश की सरकार कानून की जिम्मेदारी से क्यों भागती है? कानून क्यों नहीं पालन करवा पा रही? चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे धर्मांतरण का मामला हो, उत्तर प्रदेश की सरकार हर मौके पे फेल नजर आ रही है। तो मुझे लगता है ये जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की सरकार की होती है कि उत्तर प्रदेश में सारी व्यवस्थाएं कैसे चले। तो उत्तर प्रदेश सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकती। आपको लगता है कि अधिकारी की संलिप्तता पाई गई इसको लेकर के? मेरी बात अभी तक आप समझ में आई। भाई, यहाँ कोई भी घटना अगर होगी उत्तर प्रदेश के अंदर तो जिम्मेदार कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार। विपक्ष का सीधा आरोप है कि एक अफसर धर्मांतरण का धंधा करता रहा और सरकार कुंभकर्ण की नींद सोती रही, यानी योगी सरकार हर मसले पर फेल है। बड़ी बात यह है कि अब धर्मांतरण पर यूपी में सियासी महाभारत शुरू है। सियासी रण में वार पलटवार में पीछे कोई नहीं है। आईएएस इफ्तिखारुद्दीन का वीडियो पुराना बताया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी इफ्तिखारुद्दीन को विरोधी पार्टियों का करीबी बता रही है। सवाल यह है कि अगर वीडियो पुराना है तो चुनाव से ठीक पहले वायरल होना संयोग है या फिर प्रयोग? अपने आवास में लोगों को धर्मांतरण के लिए प्रेरित किया है। मैंने तो मांग की है कि उस स्थान को गंगा जल से पवित्र किया जाए। दरअसल इफ्तिखारुद्दीन का प्रशासनिक बैकग्राउंड और उनका यूं धर्मांतरण वाले वीडियो से जुड़ जाना पूरा वाकया चौंकाता है। मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन 1985 में आईएएस बने। करीब 35 सालों से वो भारतीय प्रशासनिक सेवा में है। उन्होंने कलेक्टर से सचिव तक करीब 42 पदों पर काम किया। 2007 से लेकर 2017 तक कानपुर में विभिन्न पदों पर तैनात रहे। फिलहाल वो यूपी राज्य सड़क परिवहन आयोग के अध्यक्ष हैं। धर्मांतरण रैकेट से एक आईएएस का नाम जोड़ने से मामला बहुत संजीदा और पेचीदा हो जाता है। आखिर कानून क्या कहता है, हम आपको बताते हैं। कोई भी अफसर अपना धर्म मानने को स्वतंत्र है। सरकारी अफसर धार्मिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकता। और अब आइए आपको दिखाते हैं आखिर उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण का ये मुद्दा कैसे बहुत बड़ा सियासी मुद्दा बन गया है, क्योंकि चुनाव करीब है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के आरोप में कुछ दिनों पहले पुलिस ने मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया था। आरोप ये कि मौलाना कलीम सिद्दीकी बहुत बड़े धर्मांतरण रैकेट का मास्टरमाइंड है। ऐसा रैकेट जिसमें विदेशी फंडिंग की मदद से गैर मुस्लिमों का धर्म परिवर्तन करवा रहा था और विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक, सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं की आड़ में अवैध धर्मांतरण का कार्य देशव्यापी स्तर पर किया जा रहा है, जिसके लिए विदेशों से भारी फंडिंग प्राप्त की जा रही है। यह भारत के सबसे बड़े धर्मांतरण सिंडिकेट संचालित करता है तथा गैर मुस्लिमों को गुमराह कर, भयाक्रांत कर उन्हें धर्मांतरित करता है तथा उन्हें भी दावा के कार्य में के लिए तैयार करता है।
मौलाना कलीम सिद्दीकी की पहचान एक इस्लामिक स्कॉलर और धार्मिक प्रचारक की है, लेकिन यूपी पुलिस का आरोप है कि वो इंटरनेशनल साजिश के तहत धर्मांतरण का सिंडिकेट चला रहा था। अब मौलाना कलीम सिद्दीकी कानून के शिकंजे में है। कलीम सिद्दीकी से पूछताछ के बाद धर्मांतरण रैकेट से जुड़े 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस को कलीम का ऑडियो टेप भी मिला है, जिसमें वो एक एजेंट से धर्मांतरण की बातचीत कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस धर्म परिवर्तन के खेल में पहले से गिरफ्तार उमर गौतम और मुफ्ती काजी से कलीम के लिंक को भी खंगाल रही है। 22 लोग कलीमा पढ़ने के लिए तैयार हो गए। इन्होंने कलीमा पढ़ाया, फिर उन्होंने कहा कि मौलाना जमात निकल जाएगी तो कोई बात नहीं, चलो इन्हें वजू करवा देते हैं, तो नमाज तो पढ़ लेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश एटीएस ने धर्म परिवर्तन के आरोप में उमर गौतम और मुफ्ती काजी को 21 जून को गिरफ्तार किया था। अब तक की जांच में ये बात सामने आई कि उमर और मुफ्ती 1000 से ज्यादा हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करवा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।